आज मैं जिनके बारे में बात करने वाला हूँ उन्होंने अपनी जिंदगी में इतने एक्सॉर्सिज्म्स किए हैं कि जितने मैंने मूवीज एक्सप्लेन या फिर मूवीज देखी भी नहीं होंगी। मैं बात करने वाला हूँ फादर गैब्रियल अमॉर्थ के बारे में और आज की डेट में लगभग उनको सभी जानते हैं। और जिनको इनके बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि हमने मूवीज के अंदर, वेब सीरीज के अंदर एक्सॉर्सिस्ट को पॉसेस्ड पर्सन पर एक्सॉर्सिज्म करते हुए देखा है और बचाते हुए ठीक करते हुए देखा है। लेकिन जब ये चीजें रियल में होती हैं, जैसे कि कोई डीमन या फिर खुद डेविल किसी इंसान को जब पजेस करता है तो उसको बचाने सामने आते हैं रियल लाइफ एक्सॉर्सिस्ट। और इनका काम मूवीज में जैसा दिखता है उतना आसान नहीं होता, उल्टा उनकी जान पर हमेशा बनी रहती है। और एक ही है यहाँ पर ग्रेटेस्ट एक्सॉर्सिस्ट ऑफ ऑल टाइम, यानी कि फादर गैब्रियल अमॉर्थ, जिन्होंने अपने जीवन काल में कम से कम 1,60,000 एक्सॉर्सिज्म्स को परफॉर्म किया है, जिनमें से कुछ मिनट से लेकर कई घंटों तक के एक्सॉर्सिज्म्स हुए हैं वो है कम से कम 70,000। और ये 2010 मार्च की बात है जो कि उन्होंने बताई थी। अनफॉर्चुनेटली वो इस दुनिया में फिलहाल नहीं है, क्योंकि 16 सितंबर 2016 में उनकी मृत्यु हो गई थी रोम इटली में, और उनकी उम्र उस वक्त 91 साल थी, यानी कि 91 ईयर्स। लेकिन उनका सामना हमेशा छोटे मोटे डीमन से नहीं हुआ है, बल्कि कई बार उनका सामना खुद डेविल हिमसेल्फ यानी कि लूसीफर से भी हुआ था। और आज मैं उनके ही ढेर सारे केसेस के बारे में बात करूंगा, जिसके अंदर 4 बहुत ही ज्यादा फेमस है। और इस वीडियो का और रियल स्टोरी का जो 5वां केस है वो बहुत ही भयानक और बहुत ही खतरनाक है। उसके अंदर हमको ढेर सारे राज और वेटिकन्स के ढेर सारी चीजें जानने को मिलेंगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहला केस है द एक्सॉर्सिज्म इन रोम। तो ये वक्त था 1990s के टाइम का, जब फादर गैब्रियल को रोम के अंदर एक लड़की की खबर मिलती है जहां पर वो पोजेशन में था, और अपने कुछ साथियों के साथ गैब्रियल उसे बचाने उसके पास चले जाते हैं। उस लड़की के सामने जाते ही उनको रियलाइज हो जाता है कि ये पोजेशन हल्का नहीं है, और उन्होंने अपनी तैयारी भी पूरी रखी हुई थी। अब वो एक्सॉर्सिज्म की शुरुआत करते हैं, लेकिन उस लड़के के ऊपर कोई असर नहीं होता, उल्टा वो उनको ही माफ करता है। और अब उसके अंदर की डीमन की पावर्स को देखकर गैब्रियल को समझ में आ जाता है कि उनको एक्सॉर्सिज्म बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। अब वो अपनी प्रेयर्स और राइट्स तेज कर देते हैं, और काफी देर हो जाने पर भी वो लड़का पजेसिव था, जिसकी सोल को अंदर से डीमन खाता जा रहा था, यानी कि उसकी लाइफ फोर्स कम होती जा रही थी। और रियल लाइफ एक्सॉर्सिज्म्स में ऐसा ही होता है, जहाँ पर एक पर्सन को पोजेशन से निकालने में बहुत वक्त लगता है, इवन मंथ्स और ईयर्स भी लग जाते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द स्टोरी, फादर धीरे धीरे उस डीमन पर कमांड पाते हैं और उसका नाम पूछते हैं, तो वो कोई डीमन नहीं था बल्कि खुद डेविल लूसीफर था। और अब चीजें डेंजरस होने लगती हैं। वो रोम धीरे धीरे बहुत ही ठंडा होने लगता है और कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज वहाँ पर होने लगती है। वो लड़का अपना सर पूरी तरह पीछे कर लेता है, और मरता इसलिए नहीं क्योंकि तब उसकी बॉडी में पोजेशन था। और पोजेशन में ऐसा ही होता है कि पोजेस करने वाला कभी भी पोजेस्ड को मरने नहीं देता, क्योंकि ऐसा होने से डीमन या फिर डेविल खुद उस बॉडी के अंदर ट्रैप हो सकता है और बाहर नहीं निकल सकता। अब फादर अपना एक्सॉर्सिज्म चालू रखते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो डेविल के ऊपर कमांड ले पाते उससे पहले ही वो लड़का हवा में फ्लोट करने लगता है और कुछ देर तक उसी हालत में रहता है। लेकिन फाइनली एक्सॉर्सिज्म सक्सेसफुल हो जाता है और डेविल स्क्रीम और हाउल करके उस लड़के की बॉडी को छोड़ देता है। लेकिन उसके अंदर एक डर बैठ गया था और उसे पूरी तरह ठीक होने में कई साल लग गए, और इन सालों में फादर गैब्रियल उससे मिलते रहे ताकि अगर डेविल लौटे तो वो भी उसको हराने के लिए तैयार रहे। अगला केस आता है द लॉन्ग एक्सॉर्सिज्म का। तो अब हम बात करेंगे उस एक्सॉर्सिज्म की जिसने फादर गैब्रियल को सबसे ज्यादा परेशान किया। तो ये बात है 1980 से 1990s के बीच की। फादर गैब्रियल के पास में एक लड़की का केस आता है जो कि लगभग कई सालों से पोजेशन में थी। वो लड़की अपने पेरेंट्स के साथ एक छोटे से टाउन में रहा करती थी, और वो पूरी फैमिली काफी रिलीजियस भी होती है। सडनली घर की बेटी का बिहेवियर चेंज होने लगता है, और पहले तो उसने लगभग बात करना ही बंद कर दिया, और फिर वो धीरे धीरे चिड़चिड़ी होने लगी, और वक्त निकलते निकलते उसकी तबीयत भी खराब होने लगी थी। वो अपनी फैमिली मेंबर्स पर बिना बात गुस्सा करने लगी थी, जबकि वो बेचारे उसकी सेवा ही करते थे। और धीरे धीरे बात हद से आगे बढ़ गई। महीने बीतते गए और उसकी हालत अब इतनी ज्यादा खराब होने लगी थी कि उसके लिए फादर गैब्रियल अमॉर्थ को बुलाया जाता है। अब पहले तो वो चेक करते हैं कि कहीं ये कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, एज वो दोनों ही चीजों यानी कि साइंस और रिलीजन को बराबर फॉलो करते थे। पोजेशन की पुष्टि होने पर वो अपने असिस्टेंट के साथ एक्सॉर्सिज्म शुरू करते हैं, जो कि शुरू होते ही मिस्टीरियस तरीके से फेल हो जाता है। वो लड़की हंसती है और उनको माफ करती है, और उसके अंदर का डीमन उनको परेशान करने लगता है। वो बार बार एक्सॉर्सिज्म्स करते हैं और हर बार एक्सॉर्सिज्म्स फेल होते चले जा रहे थे। अब ऐसे एक्सॉर्सिज्म करते करते वक्त बीतता चला जाता है और सालों बीत जाते हैं। एक के बाद एक बहुत सारे
एग्जॉर्सिज्म फेल हो जाते हैं और वो लड़की अपने अंतिम वक्त के नजदीक आ चुकी थी। और अब जो आखिरी एग्जॉर्सिज्म हुआ, अगर वो फेल होता है तो वो लड़की अपनी जान गंवा देगी और फादर गैब्रियल अपना यहाँ पर मोटिवेशन थोड़ा सा खो देते हैं और इसलिए उनका सक्सेसफुल होना बहुत जरूरी था। और अब अगले एग्जॉर्सिज्म की तैयारी होने लगती है और लोग प्रेयर करने लगते हैं और फादर गैब्रियल अमोर्थ शुरू करते हैं वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एग्जॉर्सिज्म। अब सबकी सांसें यहाँ पर थमी हुई थी कि एग्जॉर्सिज्म पास होगा या फिर फेल। और तभी गॉड के साथ से आखिरकार फादर गैब्रियल उस लड़की को बचा लेते हैं और उस डीमन को जहन्नुम की आग में भेज देते हैं। अगला केस है वन मोर एग्जॉर्सिज्म। तो अब हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो फादर गैब्रियल के काफी चुनौती भरा एग्जॉर्सिज्म था और शुरू से ही सनसनी बन गया था। और एक डिस्क्लेमर मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ कि इस वाले केस के अंदर जो भी जानकारी है वो अलग अलग आर्टिकल्स के बेसिस पर समअप करी गई है। तो ये जो एग्जॉर्सिज्म है वो है लूसिया नाम की एक लेडी का, जो कि अपनी फैमिली के साथ अच्छे से अपनी जिंदगी को व्यतीत कर रही थी, लेकिन अचानक से उसके लिए चीजें बिगड़ जाती हैं जब उसकी लड़ाई अपने किसी परिचित से हो जाती है और वो परिचित कोई रिचुअल करके उसके पीछे डीमंस भेज देती है। अब ये डीमन लूसिया को पजेस कर लेता है और उसे अंदर से खोखला करने लगता है, जिसके बाद उसकी जान बचाने के लिए ऑब्वियसली फादर गैब्रियल अमोर्थ को बुलाया जाता है। फादर अपना एग्जॉर्सिज्म शुरू करते हैं, लेकिन वो डीमन पावरफुल के साथ साथ काफी केयर फ्री भी था और लूसिया को अपनी जान तक देने पर मजबूर करने लगता है, लेकिन समहाउ वो खुद को रोकती है। और जब भी डीमन या फिर डेविल किसी को पजेस करता है तो उस डीमन या फिर डेविल और इंसान की रूह के बीच में एक जंग होने लगती है। इसलिए कहते हैं कि हमें अंदर से साइकोलॉजिकली काफी स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। खैर अब वक्त बीतता जाता है, फादर गैब्रियल थोड़े अलग कामों में बिजी हो जाते हैं और जब उन्हें लूसिया की हालत के बारे में पता चलता है तो वो उसकी मदद करने वापस आते हैं और फिर से एग्जॉर्सिज्म को शुरू करते हैं। अब पहले तो लूसिया को कोई खास फर्क नहीं पड़ता और वो उन पर गुस्सा करती है, उनको बुरा भला बोलने लगती है। और जब एग्जॉर्सिज्म अपनी पकड़ बनाता है तो डीमन कमजोर पड़ने लगता है और वो उनको गालियां देता है, कर्ज करता है, धमकी देता है, लेकिन फादर अपने कदम पीछे नहीं लेते और प्रेयर्स को जारी रखते हैं। डीमन उन्हें तो तोड़ नहीं सकता था, तो वो आसपास के लोगों को हॉन्ट करके उनको तोड़ने का काम करने लग जाता है, लेकिन फादर गैब्रियल अमोर्थ अपनी विल पावर और लूसिया की हिम्मत के साथ डीमन को डिफीट कर ही देते हैं और इस तरह से लूसिया की जान बच जाती है। अब चौथी कीज का नाम है रोजा स्टोरी। 30 साल की इटालियन लेडी रोजा की जिंदगी बिखर जाती है जब पता चलता है कि वो पोजेशन में है और उसकी जान कमजोर पड़ती जा रही थी। रोजा अपने पेरेंट्स और बॉयफ्रेंड के साथ फादर गैब्रियल के पास में जाती है और वो एग्जॉर्सिज्म भी करते हैं, लेकिन सीधा सीधा एग्जॉर्सिज्म फेल हो जाता है। अभी की करके कुल मिलाकर 8 एग्जॉर्सिज्म फेल हो जाते हैं और रोजा हिम्मत भी हारने लगी थी। साथ ही साथ उसकी बॉडी के ऊपर अब नेगेटिव इफेक्ट्स आने लग जाते हैं। फादर गैब्रियल अपना आखिरी रिचुअल शुरू करते हैं, यानी कि आखिरी एग्जॉर्सिज्म शुरू करते हैं और अपने साथ 5 और प्रीस्ट को बुलाता है और अब रोजा का यहाँ पर 9th एग्जॉर्सिज्म शुरू होता है। शुरू होते ही वो लड़ने लगती है, खुद को छुड़ाने लगती है। इसे काबू करना 6-7 लोगों को भी मुश्किल पड़ रहा था। वो फादर से गलत बातें बोलती है और फादर भी डीमन को रोजा की बॉडी को छोड़ने की कमांड देते रहते हैं। अब काफी देर हो जाती है और ना ही फादर गैब्रियल हार मानते हैं और ना ही रोजा हार मानती, और उसे पजेस भी किसी और ने नहीं बल्कि सेटन ने ही किया था और ऐसा वो खुद बोल रही थी। और उस कॉन्वर्सेशन के वीडियो रिकॉर्ड्स भी मौजूद हैं। और साथ ही साथ इस केस के ऊपर मैंने स्पेसिफिकली एक मूवी को भी एक्सप्लेन किया है, तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसको देख लेना, वो भी क्लिप्स के साथ में है। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिलेगा। काफी भयानक मूवी है वो। क्या अब धीरे धीरे सेटन की पकड़ कमजोर होती चली जाती है और फाइनली सेटन रोजा की बॉडी को छोड़कर चला जाता है, जिसके साथ ये वाला केस यहीं पर फिनिश हो जाता है। और अब हम आ जाते हैं आखिरी केस पर, 5वें केस पर, और इसी केस के ऊपर द रीसेंट मूवी द पोप्स एक्सॉर्सिस्ट मूवी है। बिल्कुल एग्जैक्टली यही कहानी है उस मूवी के अंदर भी, तो आपको देखने में और सुनने में काफी मजा आने वाला है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर वेटिकन के ढेर सारे राज भी सुनने को मिलेंगे, तो ध्यान से इस कहानी को सुनिएगा। तो कहानी शुरू होती है जून 1987 में, जहाँ पर हम देखते हैं फादर गैब्रियल अमोर्थ को, जो कि इटली के एक छोटे से शहर में आए हुए थे, जहाँ पर एक लड़का पजेस होता है और उनको एक्सॉर्सिज्म करना था। वो अपना एक्सॉर्सिज्म शुरू करते हैं और एक होली रेलिक उस लड़के को दिखाते हैं, उसके सामने घुमाते हैं और फिर उसके अंदर के सेटन से बात करने लगते हैं। वो कहते हैं कि अगर वो सेटन ही है तो फादर का नाम बताए, और इस तरह से वो उसे उसकी पावर्स को प्रूव करने को भी कह रहे थे और वो लड़का उनका नाम नहीं बताता। अब यहाँ पर सेटन की पावर्स को प्रूव करवाने के लिए वो एक पिग भी लेकर आए थे और सेटन से वो उसको पदस करने को कहते हैं, और जैसे ही वो उसे पदस करता है वो उस पिग को खत्म कर देते हैं, जिसके साथ ही ये पोजेशन भी खत्म हो जाता है। खैर अब हम देखते हैं एक फैमिली को, जिसके अंदर है जूलिया, उसकी बेटी एमी और बेटा हेनरी। और ये लोग यूएसए स्पेन आए हैं क्योंकि जूलिया के हस्बैंड की फैमिली हेरिटेज के अंदर सैन सेबेस्टियन नाम की एक एबी यानी कि एक बिल्डिंग उसको मिली है और इसी को वो रेनोवेट
ग्रेजुएट करवा रही है और उसके हस्बैंड 1 साल पहले ही गुजर चुके हैं, जिस वजह से उसने अमेरिका भी छोड़ दिया। अब यहाँ पर उसे फादर थॉमस एस्क्यूबल मिलते हैं, जो कि उसको वेलकम करते हैं और उससे थोड़ी बहुत बात करते हैं। दोनों बच्चे यहाँ घूमते हुए बिल्डिंग देखने लगते हैं, जहाँ पर एमी को कुछ अजीब सी आवाजें आती हैं, जिनको वो इग्नोर कर देती है और हेनरी को एक वॉल के पीछे वेटिकन सील दिखाई देती है, जो कि अचानक से क्रैक होने लगती है और वो उसे देखकर वहाँ से चला जाता है। खैर अब हम देखते हैं फादर गैब्रियल को, जिनको कार्डिनल और कुछ कैथोलिक चर्च के हेड्स के पैनल के अंदर हियरिंग के लिए बुलाया जाता है और यहाँ पर उनसे बिना परमिशन आखिरी एक्सोर्सिज्म करने के लिए सवाल जवाब किए जाते हैं, यानी कि वही एक्सोर्सिज्म जिसके बारे में मैंने शुरुआत में बताया था, जिस पर वो कहते हैं कि उन्होंने एक्सोर्सिज्म किया ही नहीं था, बल्कि वो लड़का तो साइकोलॉजिकल तौर पर परेशान था और उसको ऐसा लगता था कि वो पॉसेस है और उन्होंने उसके इस पोजेशन को हटाने के लिए एक नाटक किया था, जिससे वो ठीक हो गया। और 98% केसेस में उनके हिसाब से लोग पोजेस होते ही नहीं है, बल्कि कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के अंदर होते हैं, जिनको वो डॉक्टर्स के पास ही रेफर करते हैं। और बाकी जो 2% केसेस बचते हैं वही रियल होते हैं, जहाँ पर ईविल टेक ओवर करता है। लेकिन ये सब बातें कार्डिनल सोलिवन और उनकी बेंच को सही नहीं लगती, ऐसा उनका मानना था कि ईविल एग्जिस्ट ही नहीं करता और वो एक्सोर्सिस्ट की पोस्ट को ही खत्म करने की फिराक में है, जिस पर फादर गैब्रियल की उनसे बहस होती है और वो ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं कि उनके बॉस पोप है और वो उनकी ही बात मानेंगे। अब इधर हम देखते हैं कि एबी के अंदर कुछ वर्कर्स होते हैं, जिनको वॉल के पीछे वो वेटिकन वाली सील दिखाई देती है और उसे अच्छे से देखने पर वो उधर फ्लेयर डालते हैं, जिससे बाहर की गैसेस से आग लगने लगती है और वो जल जाते हैं। इसके बाद में सभी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स काम छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। कुछ ही वक्त के बाद में हेनरी की तबीयत भी बनने लगती है और घर में अजीब अजीब हॉन्टिंग चीजें होने शुरू हो जाती है, जिससे सभी लोग डर जाते हैं और अब हेनरी को कोई डीमन भी पोजेस कर लेता है। वो एमी और जूलिया पर अटैक करता है और उनसे प्रीस्ट को लाने को कहता है और जूलिया थॉमस को बुलाती है, लेकिन उसे बाहर फेंकते हुए पोजेस्ड हेनरी ये कहता है कि उसे ये प्रीस्ट नहीं बल्कि दूसरा चाहिए। अब अगले दिन जूलिया उसे डॉक्टर्स के पास वह ले जाती है, जहाँ पर उसके सभी टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल आते हैं, जैसे कि किसी भी केस में होता है। और डॉक्टर्स को लगता है कि शायद ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, एज 1 साल पहले उसके डैड गुजर गए थे और तब से वो बोला भी नहीं था। खैर अब ये खबर पोप को मिलती है और वो गैब्रियल से वहां जाकर उस बच्चे को बचाने को कहते हैं और ये भी बताते हैं कि वो एबी पहले भी चर्च के लिए प्रॉब्लम की वजह रही है, जहाँ पर कुछ तो ईविल जरूर है और वो उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करेंगे। तब तक गैब्रियल हेनरी को बचाए और यहाँ पर उन दोनों की बातों से हमको ये पता चलता है कि हेवन से 200 फॉलन एंजल्स को निकाला गया था, जो कि धरती पर अलग अलग 200 जगहों पर बस गए थे और वो जगह ही ईविल हो गई थी, जहाँ पर गॉड और उनके लोग भी जा नहीं सकते। यानी कि उनका जाना वहाँ पर बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि वो जगह काफी ज्यादा हिडन है। अब देर न करते हुए गैब्रियल उस एबी में पहुंच जाते हैं और उन्हें देखकर थॉमस खुश और रिलैक्स होता है, क्योंकि वो हेड ऑफ एक्सोर्सिस्ट है, साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, जिसके बारे में उसने आर्टिकल्स में रीड भी किया है। गैब्रियल पोजेस्ड हेनरी के सामने जाते हैं और उनको भी लगता है कि ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जब वो उसे होली सील दिखाते हैं तब डीमन की असली आंखें सामने आती है, जिससे पोजेशन सच है ये बात क्लियर हो जाती है। और तो और वो उसका नाम भी जानता था, यानी कि जो हेनरी के अंदर डीमन था वो गैब्रियल का नाम जानता था और उसे वो उसके सिंस के नाम पर मॉक करता है, जो कि उसको पता है। और कुछ विजन्स भी उसको दिखाता है, जिसके अंदर गैब्रियल आर्मी के अंदर था और उन पर दुश्मन आर्मी ने अटैक करके सभी को मार दिया, लेकिन गैब्रियल वहीं पर लेट गया और नाटक किया और इवेंचुअली बच गया। साथ ही साथ हेनरी अपने मुंह से एक बर्ड को बोलता है, जिसको देखकर प्रीस्ट बहुत डर जाते हैं और बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, जिसका एक स्पेसिफिक रीजन है। इसके बाद में वो वहाँ से चले जाते हैं। वो बाहर आकर थॉमस से ये कहते हैं कि ये डीमन बहुत पावरफुल है और इसका एक्सेस भी ज्यादा हो सकता है। खैर वो अब थॉमस से बाहर आकर ये कहते हैं कि ये डीमन बहुत पावरफुल है, जिस पर यहाँ पर सवाल यही बनता है कि उसने आखिर बच्चे को परेसी क्यों किया था। खैर वो जूलिया से बात करते हैं, जहाँ पर वो बताती है कि हेनरी अपने डैड के साथ था जब ये हादसा हुआ, यानी कि जब उनकी मौत हुई थी, और उसने अपने डैड को अपने सामने ही मरते हुए देखा था, जिसका ट्रॉमा उसके अंदर था। इस पर गैब्रियल कहते हैं कि डीमंस अक्सर ट्रॉमा का ही इस्तेमाल करते हैं और वो जूलिया से वादा करते हैं कि वो हेनरी को बचा लेंगे, बस उसे भी पूरी फेथ रखनी होगी और अपने मदर्स लव को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। अब वो डीमन एमी को हॉर्न करता है और उसे कॉल पर उसके ही डैड की आवाज सुनाता है और कहता है कि वो सब मारे जाएंगे, जिससे वो बहुत परेशान हो जाती है और वो जूलिया के पास में आती है, जिसे वो और गैब्रियल संभालते हैं। अब गैब्रियल अपने एक्सोर्सिज्म की तैयारी करते हैं, जिसके अंदर थॉमस उनका साथ देगा और वो उसको कन्फेस करने को कहते हैं, क्योंकि डीमंस उसके अंदर के सेंस को उनके खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है।
अब थॉमस बताता है कि उसने 8 महीने पहले ही कन्फेस किया था और वो उसको रोक लेते हैं, क्योंकि अगर उसने इतने पहले कन्फेस किया है तो उसके अंदर कोई भी छुपा हुआ सिन होगा ही नहीं। खैर अब एग्जॉर्सिज्म शुरू होता है, लेकिन अभी तक उन दोनों को डीमन का नाम नहीं पता था, जिससे उनकी पावर यहाँ पर थोड़ी कम थी। लेकिन वो कुछ भी कर ले, डीमन पर कोई भी असर नहीं पड़ता और वो उन दोनों के सेंस को उनके ही खिलाफ यूज करके उन्हें कमजोर करने लगता है। वो एक लड़की रोजारिया का रूप लेकर फादर गैब्रियल से कहता है कि उसके सेंस उसके अंदर है। इस पर वो कहते हैं कि उनके सेंस माफ हो गए हैं। इस पर डीमन कहता है कि सेंस तो माफ हो गए होंगे, लेकिन यहाँ पर क्या खुद गैब्रियल ने खुद को माफ किया है और उसने रोजारिया की हेल्प नहीं की थी, उसको नहीं बचाया था। और ये भी एक डिफरेंट केस है जिसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। तो डीमन थॉमस को भी परेशान करता है एडला नाम की एक लड़की के बारे में बताकर, जिससे थॉमस का अफेयर था। और अब वो दोनों अभी हार जाते हैं और ये एग्जॉर्सिज्म फेल हो जाता है और वो दोनों बाहर चले जाते हैं। लेकिन जाते जाते डीमन गैब्रियल से कहता है कि आखिरकार वो चारा बन ही गया। लेकिन ये बात यहाँ पर उसको समझ में नहीं आती। खैर अब हम देखते हैं पोप को, जो कि उसी एबी के रिकॉर्ड्स को मंगवाते हैं और उनको पढ़ते हुए उनको कुछ ऐसा पता चलता है जिससे उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। और ऐसा क्या पता चला, उसके पत्ते हम थोड़ी देर में खोल देंगे। और साथ ही साथ अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ जाती है और उनको हॉस्पिटल में तुरंत ही एडमिट किया जाता है। अब इधर गैब्रियल और थॉमस आपस में बात करते हैं, जहां पर थॉमस अपना सिन बयां करता है। तो असल में एडला नाम की एक लड़की से उसका अफेयर था और ये अफेयर उसके प्रीस्ट बनने के बाद भी चला था। लेकिन आखिरकार उसने इस अफेयर को खत्म किया और गॉड के पाथ को चुन लिया, जिसके बाद में उसने एडला को छोड़ दिया था। और तब से ही एडला या तो अनस्टेबल हो गई थी या फिर उसके गम में उसने खुद को ही खत्म कर लिया। और तब से ही ये जो सिन है वो थॉमस के अंदर है। और थॉमस के कन्फेशंस को सुनकर गैब्रियल उसकी सिंस की माफी के लिए प्रेयर करते हैं और उसको हिम्मत देते हैं। अब उन्हें चारा बनने वाली बात याद आती है और उनको याद आता है कि बाहर उन्होंने एक अजीब चीज देखी थी और वो थॉमस से कहते हैं कि इस डीमन का प्लान कुछ और ही है और वो यहीं पर रुककर हेनरी को संभाले। अब वो बाहर एक कुएं के पास में जाते हैं जिस पर वेटिकन की सील लगी हुई थी। वो उसको ओपन करते हैं तो उसके अंदर ढेर सारे कटे हुए सर डले हुए थे। इधर अब डीमन सबको हॉन्ट करता है और सब पर अटैक करने लगता है, जिससे थॉमस खुद को बचाकर एमी को बचाने जाता है। और गैब्रियल भी वहाँ आकर जूलिया को बचाता है और प्रेयर्स करके डीमन की पावर्स को थोड़ा सा कम कर देता है। और गैब्रियल यहाँ पर ऐसा इसलिए कर पा रहे थे क्योंकि उन्होंने ढेर सारे एग्जॉर्सिज्म्स किए हैं, उनको ढेर सारी प्रैक्टिस है और उनका फेथ काफी स्ट्रांग है। खैर अब गैब्रियल थॉमस को उस कुएं के पास में ले जाते हैं और उसके अंदर कटे हुए सर लगे हुए थे, वो भी स्पेन इक्विलेशन के सिंबल थे। और ये वो हादसा था जब नॉन क्रिश्चियंस को मारकर खत्म कर दिया जाता था। और ये चर्च की हिस्ट्री का डार्केस्ट टाइम है, जो कि 1470s के आसपास से लेकर 1800s के आसपास तक चला था। और ये इतना बड़ा नरसंहार था कि जिसके अंदर लाखों में लोग मारे गए थे और इसके पीछे भी एक बहुत गहरा राज है। और दोनों अब एबी के अंदर जाते हैं उसे चेक करने के लिए और उस वॉल के पीछे वेटिकन की सील देखते ही वो उस वॉल को तोड़कर उस रूम के अंदर जाते हैं। अब शॉकिंगली उनको यहाँ पर एक एक्सोर्सिस्ट की बॉडी मिलती है एक केज के अंदर, और ये केज उसकी ही प्रोटेक्शन के लिए था ताकि अगर एक्सोर्सिज्म फेल हो तो डीमन एस्केप ना कर पाए। और यहाँ पर और भी ढेर सारी बॉडीज मिलती है। अब वो आगे जाते हैं तो उनको एक सीक्रेट रूम मिलता है जिसके अंदर उन्हें हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट एक्सोर्सिस्ट फ्रायर दे ओलिया की बॉडी मिलती है और उनका जर्नल और कुछ सामान मिलता है। और दोस्तों अभी यहाँ पर खुलते हैं इस कहानी के असली पत्ते। तो ये एबी असल में उन 200 जगहों में से एक है जहाँ पर 200 फॉलन एंजल्स गिरे थे और यहाँ पर तब से ही एक डीमन का कब्जा था। जब यहाँ पर एबी बनी तो उसने मॉन्क्स को पदस करना शुरू कर दिया था और एक्सोर्सिस्ट तब को भी, इवन फ्रायर को भी पदस किया और गॉड के नाम पर अपने काले कारनामे करने शुरू कर दिए। यानी कि चर्च और एबी की आड़ के अंदर ही यहाँ पर डार्क और गलत काम हो रहे थे, सेक्रीफाइसेस हो रहे थे। और इस भयानक डीमन से पजेस्ड हुए फादर फ्रायर ने ही स्पेन इंक्विजिशन को शुरू किया, जिसके अंदर लाखों लोगों को मारा गया था। और डीमन का प्लान अपने बाकी साथियों को ढूंढकर अपनी एक आर्मी बनाकर चर्च को खत्म करके धरती पर राज करने का था, जिसके अंदर वो सक्सेसफुल भी होने वाला था। लेकिन उससे पहले ही वेटिकन को इसके बारे में पता चल गया और उन्होंने डीमन को वापस यहीं पर कैद करके इस एबी को ही बंद कर दिया और सारे राज यहीं पर दफन हो गए थे। यानी कि फ्रायर के अंदर ही अब तक वो डीमन था। लेकिन कंस्ट्रक्शन वर्क से डीमन फिर से आजाद हो गया और जो सील थी वो टूट गई थी और अब फिर से अपने प्लान को अंजाम देने में ये डीमन लगा हुआ है और उसे अपने काम को अंजाम देने के लिए एक और एक्सोर्सिस्ट की ही बॉडी चाहिए ताकि वो गॉड के नाम पर ही गलत काम करे। और इसलिए ही उसने गैब्रियल को यहाँ पर आने के लिए मजबूर किया और ऐसे ही वो यहाँ पर चारा बन गया था। इसलिए उसने कहा था कि वो प्रीस्ट यहाँ पर चारा बन चुका है। और यहाँ पर उन दोनों को इस डीमन का नाम भी पता चल जाता है
जो कि है एस्मोडियस, और इसके बारे में मैंने आपको पहले भी काफी मूवीज के अंदर बताया है, जो कि किंग ऑफ हेल होता है। अब गैब्रियल थॉमस को अपना सिन बताता है ताकि अब डीमन उन दोनों को ही ना हरा पाए। तो असल में जब वो वॉर में था तो उसके सभी साथी मारे गए, लेकिन वो बच गया और उसको लगा कि ये गॉड का एक इशारा है और अपनी लाइफ उसने गॉड को समर्पित कर दी। और फिर वो बाद में एक एग्जॉर्सिस्ट बन गया था। और एक दिन उसके पास एक केस आया रोजारिया नाम की एक लड़की का, जो कि पोजेशन में थी, और वो उसके पास में जाते हैं। वो उनको मॉक करती है और कहती है कि डीमन ने उसे असॉल्ट किया और एक बर्ड खा जाती है, और इसी बर्ड को हेनरी ने उगला था, इसलिए गैब्रियल काफी परेशान और डर गए थे। अब उनको तब ये लगा कि रोजारिया मेंटली अनस्टेबल है, तो उन्होंने एक्सॉर्सिज्म ना करते हुए उसको मेडिकल फैसिलिटी में सौंप दिया था, जहाँ पर उसकी हालत और खराब होती चली गई। और बाद में उसने खुद को ही खत्म कर लिया था, जिससे गैब्रियल को यकीन हो गया कि वो लड़की पोजेशन में थी, और उनके सामने ही उसने खुद को खत्म कर लिया था। और इसी चीज का गिल्ट उनके अंदर था, जिसके लिए वो खुद को माफ नहीं कर पाए। अब इधर डीमन जूलिया और एमी पर अटैक करता है, जिन्हें बचाने वो दोनों ऊपर आते हैं और एक्सॉर्सिज्म की शुरुआत होती है। लेकिन डीमन एस्मोडियस बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और गैब्रियल को रोजारिया के रूप में परेशान करके कमजोर करने लगता है। वहीं पर थॉमस को एरेला के रूप में परेशान करके कमजोर करता है। वो एमी को भी पजेस कर लेता है और उसके हाथों जूलिया को मरवाने लगता है, और थॉमस को भी हैंग करके मारने लगता है। और ये देखकर सब ठीक करने के लिए आखिरकार गैब्रियल उसे खुद को ही सौंप देते हैं, और अब हेनरी और एमी का पोजेशन खत्म हो जाता है और थॉमस भी बच जाता है। अब थॉमस जूलिया और दोनों बच्चों को बाहर छोड़कर आता है और ये कहता है कि वो लोग यहाँ से दूर चले जाए। और इधर गैब्रियल पर डीमन पूरा कंट्रोल करने लगता है, और गैब्रियल खुद को खत्म करने की लाख कोशिश करता है, लेकिन डीमन उनको मरने नहीं देता। ऑब्वियस सी बात है कि डीमन के लिए इतनी प्रेशियस बॉडी है, तो उसको कैसे मरने देगा। खैर अब वो उस चेम्बर में जाते हैं जहाँ पर फ्रायर की लाश थी, और वो डीमन से लड़ने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन अब उनको मदर मैरी के रूप में रोजारिया आउट करती है और उनको कमजोर करने लगती है। खैर अब वो फ्रायर की जगह पर बैठ जाता है और डीमन लगभग उनकी बॉडी को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले चुका था। तभी वहाँ पर थॉमस आता है और उनके लिए प्रेयर्स करता है, लेकिन डीमन एरेला के रूप में उसे लड़ने लगता है और रोजारिया के रूप में गैब्रियल से लड़ता है। और ये सारी चीजें उनके माइंड वगैरह में चल रही थी, ऐसा रियल में नहीं हो रहा था। कहानी सुनने में ऐसे लगती है कि जैसे ये सामने सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये सारी चीजें माइंड में होती हैं। और एक्सॉर्सिस्ट सीरीज जो मैंने एक्सप्लेन करी थी, उसके 2 सीजन्स थे, उसके अंदर भी यही होता था। डीमन जो होता है वो किसी इंसान के माइंड से ही लड़ता है, और जो मानसिक रूप से कमजोर होते हैं वो उनको पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लेते हैं। लेकिन अब वो दोनों एक साथ प्रेयर्स करते हैं और अपने सामने वाले डीमन के रूप को खत्म करके उसे हेल में फेंक देते हैं, और वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, यानी कि एस्मोडियस को वापस भेज दिया गया था। खैर मूवी की एंडिंग सीन में ये दोनों ही प्रीस्ट सब कुछ ठीक होने के बाद पोप से मिलने जाते हैं, जो कि फिलहाल ठीक थे। और यहाँ पर उन्हें कार्डिनल सुलिवन के बारे में पता चलता है कि उनको कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी फील हुई है, और डर कर उन्होंने काम छोड़ दिया है, जिसके बाद उनकी जगह पर नए कार्डिनल को अपॉइंट किया गया है, जो कि कोई और नहीं बल्कि गैब्रियल के ही खास दोस्त लमुम्बा है, जिससे वो काफी खुश होता है। वो उसको बताते हैं कि वेटिकन ने उस एबी को अपने अंडर में ले लिया है और जूलिया की फैमिली को भी सेफली घर पहुंचा दिया गया है। और फ्रायर की जर्नल से उन्हें बाकी के बचे हुए 199 डीमंस और उनके ठिकानों के बारे में पता चल सकता है, और उन्हें खत्म करने का काम गैब्रियल को ही करना चाहिए। और इसी के बेसिस पर उन्होंने इतने सारे एक्सॉर्सिज्म्स किए हैं, जिसके लिए वो एग्री भी करते हैं, और ये कहते हैं कि इसके अंदर उसका साथ फादर थॉमस ही देंगे। मीन्स अब वो दोनों एज अ टीम ही डीमंस के खिलाफ लड़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही भयानक होंगे। और इसी के साथ में ये सारी स्टोरीज यहीं पर खत्म हो जाती हैं।